Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 13 Biology FSC Part 2. The topic is structure of a kidney. आज के लेक्चर में बच्चे हम किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर यूरिनरी सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम देखेंगे कि किडनी की एनाटॉमी कैसी होती है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनी का एक पेयर मौजूद होता है और ये एक ऐसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर से नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिन की फॉर्म में रिमूव आउट करते हैं। अब जो किडनी होती है ये बहुत लाइट इन वेट होती है। इसका जो वेट होता है ओनली 1% होता है। इतने लाइट वेट होने के बावजूद जो किडनी है ये बहुत एफिशिएंटली काम करती है कि एक कार्डियक बीट पे मीन्स एक हार्ट बीट पे ये 20% ब्लड को रिसीव करती है और उस ब्लड को प्योरीफाई करती है। ब्लड के अंदर से जितने नाइट्रोजन वेस्ट है उसको रिमूव कर देती है और ब्लड को प्योरीफाई कर देती है। नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिन की फॉर्म से बॉडी से रिमूव आउट कर देती है और जो ब्लड प्योरीफाई किया होता है उसको वापस बॉडी की तरफ भेज देती है। किडनी के बच्चे दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, एक इसका होता है आउटर रीजन और एक होता है इसका इनर रीजन। आउटर रीजन को कॉर्टेक्स कहते हैं और वो डार्क ब्राउन इन कलर होता है और जो इसका इनर रीजन होता है इसको मेड्यूला कहते हैं और वो पेल रेडिश इन कलर होता है। ये दो डिस्टिंक्ट कलर होते हैं इसके पोर्शन जो कि किडनी को बनाते हैं। अब जो किडनी है उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है कोई किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से। अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर किडनी को अफेक्ट कर जाता है तो इसकी वजह से किडनी ख़राब हो सकती हैं। इस वजह से किडनी के ऊपर कैप्सूल मौजूद होता है जिसको रेनल कैप्सूल कहते हैं और फैट्स मौजूद होती है जो कि किडनी की प्रोटेक्शन करती है। किडनी को किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नुकसान नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है पेल्विस। पेल्विस के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये किडनी की सेंट्रल कैविटी होती है, इसके साथ यूरेटर अटैच होता है। अब जो यूरिन आता है किडनी से वो सबसे पहले पेल्विस के पास जाता है, पेल्विस से फिर यूरेटर के थ्रू चला जाता है ब्लैडर के पास। ठीक है, तो पेल्विस जो है ये सेंट्रल कैविटी है किडनी की। इसके अंदर क्या होता है कि जब ब्लड की फिल्ट्रेशन हो जाती है, ब्लड प्योरीफाई हो जाता है तो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो इस पेल्विस रीजन के अंदर आ जाते हैं जो कि हमारे पास एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है। ठीक है, वो पेल्विस के अंदर यूरिन चला जाता है, फिर वो पेल्विस जो होती है वो यूरेटर के साथ अटैच्ड होती है। यूरेटर के थ्रू फिर वो जो यूरिन होता है वो सारा ब्लैडर के अंदर आ जाता है। ब्लैडर फिर जो होता है वो यूरिन को फिर पास आउट करता है थ्रू और फिर मीन्स यूरिथ्रा के थ्रू उसको बाहर पास आउट कर देता है। उसके बाद हमारे पास आता है हाइलस। हाइलस जो होता है बच्चे ये डिप्रेशन होता है। ठीक है, एक दबा हुआ जो पोर्शन होता है किडनी की कनकेव साइड पे, अंदर वाली जो साइड होती है वहाँ ये मौजूद होता है। ये क्या काम करता है कि जो किडनी के अंदर से यूरेटर पास हो रहा होता है और ब्लड वेजल्स पास हो रही होती हैं ये इस हाइलस के थ्रू पास आउट हो रही होती हैं। ठीक है, इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये यहाँ से ब्लड वेजल्स जा रही होती हैं, जैसे हमारे पास रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, उसको ये पास आउट करती है। और यूरेटर है, यूरेटर वो नाली है जो कि किडनी से यूरिन को लेके आ रही होती है, वो भी इस हाइलस में से पास आउट होती है। क्लियर। अब हम इन रीजन्स को देख लेते हैं डायग्राम के अंदर कि ये कहाँ लोकेट करते हैं। ये बच्चे आप लोगों को डायग्राम दिखाई जा रही है जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है किडनी का। इसके अंदर देखिएगा कि जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, सबसे पहले ये जो इसका आउटर पोर्शन है जिसको क्या कहते हैं कॉर्टेक्स कहते हैं और ये जो आउटर इसका पोर्शन होता है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ये ब्राउन इन कलर होता है। और जो ये मेडुला होता है ये इसका इनर पोर्शन होता है। ये जो इनर पोर्शन भी आप लोगों को पायरामिड नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास पायरामिड है, ये और ये इसको कहते हैं रिनल पायरामिड। इसको हम लोग मेडुला जो है मेडुला रीजन के अंदर ये मौजूद होते हैं और मेडुला इसका इनर पोर्शन होता है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास ये जो इसके आउटर, अभी हमने कैप्सूल की बात की है कि इसकी आउटर जो कवरिंग होती है वो रिनल कैप्सूल होती है, ये इसको प्रोटेक्ट करती है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से। अब ये जो हमारे पास है इसके अंदर जो फनल शेप जो आप लोगों को रीजन इसके अंदर नज़र आ रहा है, ये जो फनल इसकी शेप जो नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं रिनल पेल्विस कहते हैं। क्लियर। इसके बाद हमारे पास ये आर्टरीज हैं जो कि आपको रेड कलर की नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास रीनल आर्टरी हैं। मुझे यहाँ मैं वर्ड रीनल का यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि रीनल इज़ रिलेटेड टू किडनी, ये किडनी से रिलेट करती है, इस वजह से इसके साथ आप लोग रीनल आर्टरी यूज़ कर सकती हैं। इसी तरह आप लोग रीनल कॉर्टेक्स भी यूज़ कर सकती हैं, रीनल मेडुला भी, इसी तरह आप रीनल पेल्विस भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर।
इसके बाद हमारे पास है, ये हमारे पास इसकी वेन है जो कि आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है, इसको रीनल वेन कहते हैं। और ये जो इसके अंदर से निकल रहा है ये पोर्शन, ये ट्यूब जो निकल रही है उसको हम यूरेटर कहते हैं, ठीक है, जो कि यूरिन को लेके आ रही होती है। और ये जो हमारे पास हाइलस है, हाइलस जो है जिसके अंदर से ये हमारे पास यूरेटर भी पास आउट हो रहा है, इसके अंदर से वेन भी पास आउट हो रही है और आर्टरी भी हो रही है। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइलस बोलते हैं, जो कि किडनी की कनकेव साइड होती है। ये था बच्चे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब बच्चे नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी का जो फंक्शनल और बेसिक यूनिट होता है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। और एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, इतने ज़्यादा नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। इसी वजह से जो किडनी है इतनी एफिशिएंटली काम करती है कि उसके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा ब्लड को प्योरीफाई करते हैं और नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से रिमूव आउट करते हैं। अब इसके अंदर बच्चे दो तरह की जो हमारे पास आर्टरीज और वेन्स होती हैं। एक हमारे पास होती है रीनल आर्टरीज जो कि ब्लड सप्लाई कर रही होती है, और एक रीनल वेन होती है जो कि ब्लड को वापस लेके जा रही होती है, और ये नेफ्रॉन के अंदर मौजूद होती हैं दोनों। हमारे पास रीनल आर्टरीज भी और रीनल वेन भी, इनका काम क्या होता है कि एक ब्लड को सप्लाई कर रही है और एक ब्लड को दोबारा वापस लेके जा रही है। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। अब ये जो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन है ये डिपेंड कर रही है जो रीजन पे। अभी हम लोगों ने किडनी के रीजन को डिस्कस किया कि एक हमारे पास कोर्टेक्स रीजन होता है और एक मेडुला रीजन होता है। अब बच्चे नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो कोर्टेक्स रीजन में होता है और जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो मेडुला पोर्शन में होता है। इसी की बेस पर नेफ्रॉन की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है कोर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा हमारे पास जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये दो तरह के नेफ्रॉन हैं। वो नेफ्रॉन का पार्ट जो कि कोर्टेक्स रीजन के अंदर मौजूद होता है उसको हम कोर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, और वो पार्ट नेफ्रॉन का जो कि कोर्टेक्स और मेडुला की बॉर्डर लाइन पे होता है उसको हम कहते हैं जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये बच्चे दो नेफ्रॉन जो होती हैं टाइप्स हैं, इनका बेसिकली काम क्या होता है कि इन्होंने कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करना होता है। इन्होंने क्या करना होता है कि नाइट्रोजन जो वेस्ट हैं उसको ब्लड में से निकाल लेते हैं, जिस तरह ये होता है कि जो यूरिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है। तो इस तरह जो आप लोगों का जो काम है इसकी समझ आ गई कि जो नेफ्रॉन है कोर्टिकल नेफ्रॉन और जैक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो नेफ्रॉन है इसके पार्ट्स क्या होते हैं। बस ये पार्ट्स जो है ये मैंने तरतीब से अरेंज कर दिए हैं ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो जाए। जब आप लोग इसके पार्ट्स को तरतीब से याद कर लेंगे तो आपको स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करने में भी आसानी होगी, और आपके इसके जो प्रोसेस है या इसका जो फंक्शन है वो भी आपको याद करने में आसान होगा। सबसे पहले हमारे पास है बूमेंस कैप्सूल। सेकेंड नंबर पर आ जाते हैं ग्लोमेरुलस एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं वेजा रेक्टा। फोर्थ नंबर पे कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड लूप ऑफ हेनले। और पाँचवें नंबर पे आ जाती हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये बच्चे 5 बेसिक पार्ट हैं जो कि नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए और इसको अच्छे तरीके से याद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बच्चे यूज़फुल हैं। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बूमेंस कैप्सूल। अब बच्चे जो बूमेंस कैप्सूल है इसका बूमेंस नाम क्यों रखा गया है। बूमेंस जो है बच्चे हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उसने अपने नेम पर इसका नाम रखा है जिसको हम कहते हैं बूमेंस कैप्सूल। ये क्या होता है, ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कप की तरह होता है, और ये इनर पोर्शन जो नेफ्रॉन का होता है वहाँ ये मौजूद होते हैं। अब ये इस कप के अंदर बच्चे कैपिलरीज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, एक बॉल होती है, ठीक है, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने पार्ट जो पीछे स्टडी करके आए उनको हम वन बाय वन देखेंगे, फिर उसको डायग्राम के अंदर भी हम स्टडी करेंगे। इस तरह आप लोगों को इजीली इसकी समझ आ जाएगी कि सबसे पहले हमारे पास कैप्सूल है जिसको हम बूमेंस कैप्सूल कहते हैं। उस कैप्सूल के अंदर क्या होता है, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब बच्चे यहाँ जो हमारे पास कैप्सूल होता है इसके साथ जो है 2 आर्टियोल्स होती हैं। एक हमारे पास होता है एफरेंट जो कि ए से है, और एक है इफ्रेंट जो कि ई से है। अब इन दोनों का काम क्या आर्टरियोल्स का होता है कि एक ब्लड जो होता है वो एंटर हो रहा होता है इसके अंदर बूमेंस कैप्सूल के अंदर, उसको हम कहते हैं एफ्रेंट रीनल आर्टरियोल, और जो ब्लड को लीव कर रहा होता है, ठीक है, ब्लड को वापस लेके जा रहा होता है, उसको हम कहते हैं इफ्रेंट रीनल आर्टरियोल। ये 2 तरह की आर्टरियोल्स मौजूद होती हैं जो कि एक ब्लड को लेके आ रही होती है और दूसरी ब्लड को वापस लेके जा रही होती है, और ये कप के साथ जो है बूमेंस कैप्सूल है उसके साथ ये अटैच्ड होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब ये बच्चे जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ये ब्लड जो वेजल्स होती हैं एक्चुअली, ठीक है, इनका काम क्या होता है कि ये रीअब्जॉर्प्शन का काम करती हैं।
आप लोगों को रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर से रिमाइंड करवाती चाहूँ कि ये जो कैपिलरीज होती हैं इसका नेटवर्क इसलिए होता है ताकि ये रीअब्जॉर्प्शन का काम कर लें। जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ये हमेशा यूज़फुल जो है चीज़ें होती हैं उनकी होती है कि जो चीज़ें बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं उनको ये रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्लियर। ये इंटरमिक्स होती हैं बच्चे प्रोक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स, दो तरह की बलदार नालियाँ मौजूद होती हैं जो कि इसके साथ कनेक्टेड होती हैं और ये कैपिलरीज क्या करती हैं कि इजीली रीअब्जॉर्प्शन का काम कर लेती हैं। वाटर हैं, आयंस वगैरह साल्ट्स हैं जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको इजीली ये रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसके बाद आते हैं वेजा रेक्टा। अब ये जो बच्चे नेफ्रॉन का वो पोर्शन जो कि मेडुला पोर्शन के अंदर मौजूद होता है उसको हम जैक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। इसके साथ कुछ एडिशनल कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, वेजा रेक्टा बोलते हैं। उसके साथ जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले एक्चुअली यू शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके साथ एक्स्ट्रा जो होती हैं कैपिलरीज होती हैं जिनको वेजा रेक्टा कहा जाता है। इनका एक्चुअली काम क्या होता है कि ये कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं और दूसरी बात ये है कि ये वाटर की जो अमाउंट है उसको बॉडी के अंदर रिटेन करती हैं। उसके बाद आ जाती हैं कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। अब कन्वोलेटेड का बच्चे मतलब क्या होता है, बालदार नालियों को कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब जो बूमेंस कैप्सूल होता है इसके अंदर जो बालदार नालियाँ होती हैं, सबसे पहली जो नाली है वो हमारे पास है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, इसको कहती है PCT। P फॉर प्रोक्सिमल एंड C फॉर कन्वोलेटेड और T फॉर ट्यूब्यूल। ये प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, इसको पहली बालदार नाली कहते हैं। इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है सॉल्ट की, वाटर की और आयंस की। उसके बाद हमारे पास है लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले है ये हमारे पास यू शेप स्ट्रक्चर होता है, इसकी दो तरह की लूप होती हैं। एक इसकी जो लूप नीचे को आ रही होती है उसको हम डिसेंडिंग लूप कहते हैं और जो ऊपर को जा रही होती है उसको असेंडिंग लूप कहते हैं। अभी जब हम इसको स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे तो आपको और इसकी क्लियरली समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टिल कहते हैं लास्ट वाला जो एंड होता है, ठीक है। डिस्टिल जो है इसकी आखिरी बालदार नाली होती है जिसको DCT भी कहा जाता है और लास्ट पे जो आ जाती हैं वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का क्या मतलब है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को कलेक्ट कर रही है। किसको कर रही है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को कर रही है जो कि यूरिन की फॉर्म में है। अब ये जितना यूरिन यहाँ आएगा वो सारा इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के साथ आके जो इसके अंदर जो है वो जमा हो जाएगा, इसकी वजह से इसको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का नाम दिया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या हैं कि ये ओपन कहाँ होती है, पेल्विस रीजन के अंदर। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो जहाँ एंड हो रही है वहाँ से पेल्विस रीजन स्टार्ट हो जाता है। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर जितना यूरिन होगा वो सारा पेल्विस के अंदर आ जाएगा। अब जो पेल्विस क्या करेगा कि वो इसके साथ यूरेटर अटैच होती है, यूरेटर के थ्रू वो सारा जो होगा यूरिन होगा वो ब्लैडर के पास ले आएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, द फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लूमेरुलस पास थ्रू द कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हमारे पास है कि सबसे पहले वो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर आएगा, उसके बाद आएगा लूप ऑफ हेनले के अंदर, लूप ऑफ हेनले से आएगा डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। क्लियर। अब ये इन जो हमारे पार्ट्स में यहाँ डिस्कस कर रही हूँ इनमें से पास होता हुआ जो ब्लड है वो चला जाता है कहाँ, जो है हमारे पास ट्यूब्यूल्स के अंदर, और वहाँ जाके ये फिल्ट्रेट बनाता है। वहाँ जो यूरिन की फॉर्मेशन हो रही होती है वो इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। इसके साथ कैपिलरीज अटैच होती हैं। कैपिलरीज क्या करती हैं, साथ साथ रीअब्जॉर्प्शन कार्य होती है वाटर की भी और साल्ट की भी। ये बच्चे आप लोगों को डायग्राम दिखाई जा रही है जो कि हमारे पास नेफ्रॉन की डायग्राम है, ठीक है। इसको आप लोगों ने देख लेना है क्लियरली, इसकी आपको इससे समझ आ जाएगी। ये हमारे पास है, हमारे पास सबसे पहला पार्ट इसका क्या था, बूमेंस कैप्सूल। ये आप लोगों को काफ़ी ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्या है, बूमेंस कैप्सूल है जो कि साइंटिस्ट ने अपने नेम पर इसका नाम रखा है, ठीक है। उसके साथ इसके जो है हमारे पास यहाँ नेटवर्क है, किस चीज़ का, कैपिलरीज का नेटवर्क है जिसको हमने नाम दिया था ग्लूमेरुलस का, ठीक है। अब 1 बाय 1 आपने इसको देखते जाना है ताकि आपको इसको इजीली क्लियरली इसकी समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इसके अंदर ये दो तरह की आर्ट्रियोल्स निकल रही हैं, एक ये आर्ट्रियोल्स हैं और एक ये वाली है। अब ये देखिए इसके एरो से पता चल रहा है कि यहाँ से ब्लड एंटर हो रहा है। जहाँ से ब्लड एंटर हो रहा है उस आर्ट्रियोल को हम क्या कहते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल। क्लियर। और यहाँ से ये जो हमारे पास एरो शो कर रहा है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, इफरेंट आर्ट्रियोल, कि यहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है, ठीक है। अभी हमने जो पीछे डिस्कस किया इसकी समझ आ गई कि चार हमारे पास इसके बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास है इसका बूमेंस कैप्सूल, इसके अंदर जो है कैपिलरीज का नेटवर्क है जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है, और इसके साथ दो आर्ट्रियोल अटैच हैं जिसको हम, एक एफरेंट है जहाँ से ब्लड एंटर हो रहा है और दूसरा हमारे पास ट्यूब्यूल्स है या आर्ट्रियोल है, यहाँ से इफरेंट है जिसको बोलते हैं, यहाँ से ब्लड बाहर पास आउट हो रहा है। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाती थी ट्यूब्यूल्स।
जो कि हमारे पास कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है, उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ट्यूब्यूल्स कौन सी थी, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है कि पहली बलदार नाली, ठीक है। ये जो इसके अंदर आपको बल इसके अंदर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास कौन सी है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं। और इसके साथ क्या है, ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। ये आपको यू शेप इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया कि जो लूप ऑफ हेनले है ये यू शेप्ड होता है, इस वजह से इसको यू शेप्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसकी यहाँ ये दो नालियाँ हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाली नाली है इसको हम, क्योंकि ये प्रोक्सिमल से नीचे की तरफ आ रही है, इस वजह से इसको डिसेंडिंग लूप कहते हैं। और ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, और ये जो ऊपर को जा रही है इसको हम असेंडिंग लूप कहते हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चे देखिएगा हमारे पास आ जाता है इसका डिस्टिल ट्यूब्यूल। डिस्टिल ट्यूब्यूल जो होती है ये इसका लास्ट वाली जो होती है बालदार नाली, इसको हम कहते हैं डिस्टिल ट्यूब्यूल। यहाँ से भी रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे जो हमारे पास पोर्शन है वो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का। ये हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, इनका काम क्या होता है कि इसने यूरिन को कलेक्ट करना होता है। जैसे ये यूरिन से फिल हो जाते हैं फिर वो यूरेटर के थ्रू उसको ब्लैडर की तरफ पास आउट कर दिया जाता है। क्लियर। ये था बच्चे हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। आई होप सो आपको इसकी क्लियरली समझ आ गई होगी, क्योंकि जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप याद करेंगी तो आपको और इसकी क्लियरली समझ आ जाएगी। उसके बाद बच्चे हमारे पास है लास्ट पे प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कि यहाँ जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कैसे हो रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके जो तीन बेसिक पार्ट्स हैं, एक सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है फिल्ट्रेशन, सेकंड है इसकी रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड वन है इसकी सेक्रीशंस, ठीक है। फिल्ट्रेशन के नाम से पता चल रहा है कि यहाँ फिल्ट्रेशन हो रही होगी। तो सबसे पहले पे क्या होता है कि जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है, वहाँ क्या होता है कि ब्लड के ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर पानी भी मौजूद होता है, एक्वस मीडिया होता है, जिसकी वजह से उसका जो प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो उसके अंदर फ्लूइड होता है, मादा होता है, वो सारा बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोमेरुलस की वॉल होती है वो पोरस होती है, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेट होता है वो बाहर निकल आता है, ठीक है, ब्लड बाहर निकल आता है। जब वो बाहर आ जाएगा, कप के अंदर आ जाएगा, बोमस कैप्सूल के अंदर आ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम देंगे। क्लियर। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होगा कि ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आएगा, ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो ब्लड है वो सारा कैप्सूल के अंदर आ जाएगा, वो उस कैप्सूल को के अंदर जो ग्लोमेरुलस आएगा उसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहेंगे। सेकेंड इसका जो प्रोसीजर है वो है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि यूज़फुल प्रोडक्ट्स की होगी। जितने यूज़फुल सब्सटेंस है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, साल्ट है या वाटर है, उसको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा और उसको वापस बॉडी की तरफ भेज दिया जाएगा। बाकी जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो इन ट्यूब्स के थ्रू इसमें पास आउट होता रहेगा। सबसे पहले जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स है वो रीअब्जॉर्ब करेंगी तमाम यूज़फुल कंपोनेंट्स की। वो कौन कौन से हमारे पास, अभी जो बात की हमने ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और साल्ट वगैरह को। उसके बाद ये जो फिल्ट्रेट होगा इसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, बाकी ये चीज़ें हैं अमाइनो एसिड को, ग्लूकोज को और साल्ट को तो इसमें से रीअब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जो बाकी बच जाएगा वो तो नाइट्रोजन वेस्ट होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होगी और वो जो हमारे पास यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट होगा जब वो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स को लीव करेगी। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आती है सेक्रीशंस। अब ये जो सेक्रीशन क्या करती हैं कि यूरिनरी ट्यूब्यूल्स हैज़ ट्यूबुलर एपिथेलियम, इसके ऊपर जो लाइनिंग, ऊपर वाली लाइनिंग होती है उसको हम ट्यूबुलर एपिथेलियम कहते हैं। ये सेक्रेट करती हैं कुछ सब्सटेंस इसके ल्यूमन के अंदर, जो अंदर की जो कैविटी होती है ट्यूब्यूल की अंदर की कैविटी, उसको हम ल्यूमन कहते हैं। वो क्या करती हैं कि सेक्रेट करती है हाइड्रोजन आयंस को। वो क्यों हाइड्रोजन आयंस को करती है? ताकि जो इसके अंदर फिल्ट्रेट मूव कर रहा है उसकी पीएच को मेंटेन कर सके, ठीक है। उसकी मेंटेनेंस, पीएच की मेंटेन करने के लिए वहाँ से हाइड्रोजन आयंस है वो प्रोड्यूस होंगे। और ये सेक्रीशन जो इसका लास्ट जो है इसका प्रोसेस है किडनी का, ठीक है। ये बच्चे लास्ट पे जो डायग्राम है इससे जो है आप लोगों की इसके फंक्शन की समझ आ जानी चाहिए। आपको वन बाय वन हर स्टेप को जो है वो क्लियरली समझाया गया है और आप अपने इसके डायग्राम के अंदर भी देख लेना है कि ये सबसे पहले हमारे पास क्या है। अगर मैं इसको जूम कर लूँ थोड़ा, ये देखिएगा, ये हमारे पास है ग्लोमेरुलस, जिसको जो हमारे पास है बूमेंस कैप्सूल। इसके अंदर जो आपको ये जो रेड कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है ये ग्लोमेरुलस है, क्योंकि यहाँ जो ब्लड है वो ज़्यादा है, ठीक है। ब्लड के ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेगी, ये जो पहली बालदार नाली है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो ब्लड चला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की, साल्ट की, आयंस की, अमाइनो एसिड है या कोई ग्लूकोज वगैरह है, इसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी। और रीअब्जॉर्प्शन होकर क्या करेगी, तो वो सारी जितना भी फिल्ट्रेट इसके अंदर से मूव होता हुआ आएगा वो सारा लूप ऑफ हेनले के अंदर आ जाएगा,
ठीक है। ये हमारे पास ये जो आप लोगों को यू शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। यहाँ जो इसकी सबसे पहली जो इसकी लूप है, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप। यहाँ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि यहाँ जो वाटर जो होगा वो रीअब्जॉर्ब होगा, और जो सेकंड वाली होगी ये असेंडिंग है। यहाँ जितने भी साल्ट वगैरह होंगे, क्योंकि अभी ये जो सारा फिल्ट्रेट आ रहा है ये सारा फिल्टर्ड नहीं हुआ, ठीक है। इसके अंदर कुछ आयंस कुछ साल्ट हैं वो लास्ट तक रहते हैं, ठीक है। उसको जो किडनी है बार बार इसको रीअब्जॉर्ब करती रहती है, ताकि इसके अंदर जो भी यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उसको वो इजीली बॉडी की तरफ भेज दे, ठीक है। तो इसके अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, पहले प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर हुई है, अब क्या होगी, लूप ऑफ हेनले के अंदर होगी। लूप ऑफ हेनले की ये जो डिसेंडिंग लूप है, यहाँ वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, और इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो हमारे पास साल्ट वगैरह होगा, NaCl वगैरह होगा, ये इसको रीअब्जॉर्ब कर लेगी। ये इसके ऊपर जो आप लोगों को नेटवर्क कैपिलरीज का नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, वेसा रेक्टा। क्लियर, वेसा रेक्टा की हमने पीछे बात की थी, उसका भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास आ जाती है डिस्टिल ट्यूब्यूल्स। अब ये जो डिस्टिल ट्यूब्यूल है, इसके अंदर भी क्या होता है कि यहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जो कि हमारे पास साल्ट है वो भी माइनर अमाउंट में होगा। यहाँ भी रीअब्जॉर्प्शन होगी कि जितना साल्ट को रीअब्जॉर्ब किया जा सकता है उसको रीअब्जॉर्ब किया जाए। बाकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सारा किसके अंदर आ जाएगा, इस कलेक्टिंग डक्ट के पास आ जाएगा। ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी, यूरिन को अपने अंदर स्टोर कर लेगी, और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये बच्चे अटैच होती है किसके साथ, पेल्विस के साथ। फिर सारा यूरिन कहाँ चला जाएगा, पेल्विस के पास, पेल्विस से फिर यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर के पास, ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर पास आउट कर दिया जाएगा।